Hello, Astrid. हे बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। सो यार, ये यलगार बैच कैसा लगा आप लोगों को? आपने इंट्रो देखा वीडियो का? नहीं समझ में आया? डोंट वरी, मैं समझाता हूं। यार, ये जो यलगार बैच स्पेशली क्लास 10th के लिए डिजाइन किया गया है और स्पेशली फॉर टर्म 1 एग्जाम। क्या रहेगा इस यलगार बैच में आप लोगों के लिए? सो यार, ये यलगार बैच जो है, इसमें साइंस, सोशल और मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म 1 के अकॉर्डिंग डिजाइंड सिलेबस, रिलेटेड सिलेबस के साथ ही चैप्टर आपको पूरी कोर्स कराई जाएगी, जिसमें 1 शॉट वीडियो भी रहने को है और साथ ही साथ इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस, एसेशन रीजनिंग और केस स्टडी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में चलेगी, जिससे आप पूरी अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे चैप्टर वाइज फॉर टर्म 1 बोर्ड एग्जाम। ठीक है। सो यार, और क्या खास है यलगार बैच में? यहां पे यार कुछ स्पेशल आप लोग के लिए हमने लेकर आया है। चैप्टर कंप्लीट करो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर जब अच्छे से समझ जाओगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के हमारी वेबसाइट पे आप डायरेक्ट चले जाओगे, जहां पे ये चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट में, इस चैप्टर का एक्चुअली कोर्स डिजाइन किया गया है। उस कोर्स को आप फ्री में एनरोल कर पाओगे। क्या क्या रहेगा उस कोर्स में? तो यार, उस कोर्स का बेनिफिट पहले सुनो क्या क्या बेनिफिट है, फिर अपन डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो ये वीडियो रहेगा, साथ ही में एमसीक्यू वाली भी वीडियोस आपको मिल जाएगी। उसमें फ्री के नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको वीडियोस देख लो, वीडियो के बाद कुछ भी डाउट वगैरह है, रिविजन करना है, नोट्स से रिविजन करो। रिवीजन करने के बाद यार, इतना कुछ मैं आपके लिए दे रहा हूं, इतना कुछ करने के बाद आपको उसमें एक क्विज मिलेगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। उस एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको देना है और उसमें पास होना है। अगर आप पास हो जाते हो, सिर्फ 10 क्वेश्चन है ना, और आपको उस 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में कुछ गिफ्ट भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप पास होते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन बाय एडुग्रोन। ठीक है, ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट आपको होगा। उस सर्टिफिकेट को आपको शेयर करना है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे विथ #एडुग्रोन एंड #एडुग्रोन यलगार। ठीक है, आपको शेयर करना है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी आपको शेयर करना है। हम भी आपको अप्रिशिएट करने के लिए अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब या फिर अपने इंस्टा और फेसबुक पेज पे आपको शेयर करेंगे, है ना। और क्या होगा सर इससे ये होगा बच्चा लोग कि हमारे काफी सारे पेड कंटेंट जो है, या फिर टर्म 1 के अकॉर्डिंग काफी सारी वेबसाइट पे बुकलेट वगैरह, चैप्टर के नोट्स हो गए, एमसीक्यूज जो डिजाइन किया जा रहा है टर्म 1 के अकॉर्डिंग, जो बुक्स वगैरह हैं, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है। स्टडी मटेरियल फ्री में मिल सकता है, कुछ प्रैक्टिस सेशन आपको फ्री में मिल सकता है। साथ ही साथ कूपन कोड भी मिल सकते हैं, 100% तक का कूपन कोड, जिसको आप एनरोल करके हमारी वेबसाइट से कुछ भी फ्री में परचेस कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। मानता हूं यार, वैसे भी हमारे जो कंटेंट है, हमारे जो पेडेबल कंटेंट चीजें हैं, बुक्स हैं, बुकलेट हैं, प्रैक्टिस बुक्स वगैरह बहुत सस्ते हैं, 20 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए में। अब इससे सस्ता क्या चाहिए, है ना। और उसको भी अगर आपको फ्री में चाहिए, आप उतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो यार फिर तो कुछ तो करना पड़ेगा। या तो पैसा नहीं है तो मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करो अच्छे से, एमसीक्यू दो, पास होते हो, देन एनरोल करो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे हैशटैग्स वगैरह यहां पे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको अपने इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी शेयर करना है। तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अपन पढ़ने जा रहे हैं। उसका 1 शॉट वीडियो है, रिवीजन करेंगे इस चैप्टर को, डीप में घुस के नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जो पार्ट डिलीट हुआ है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है, जो टर्म 1 में जो सीबीएसई के जो न्यू सिलेबस आया है उसमें टर्म 1 में जो चीजें आ रही है वही सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। घुस के बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये रिवीजन वन शॉट रहेगा, वन शॉट को बहुत घुस के पढ़ना है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूं, हर टॉपिक को डिटेल में समझाया हूं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी आप पढ़ रखे हो या नहीं भी पढ़ रखे हो ना तो यार ये वीडियो इनफ है आपको अच्छे खासे एमसीक्यू अटेंड करने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो के 1-2 घंटे बाद आपको इस चैप्टर का एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, अच्छे से जम के प्रैक्टिस कर लो, पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। और क्या चाहिए यार, है ना। सो यार चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, पहले तो सिलेबस देखते हैं क्या चीजें आ रही हैं, देन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। शुरू करें। सो गाइस ये सिलेबस आया हुआ है क्लास 10th का टर्म 1 में। केमिस्ट्री में चैप्टर 1, 2 और 3 आ रहा है। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है ध्यान देना, सीबीएसई ने बकायदा बताया है। बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, मैं पढ़ाने के दौरान आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट डिलीट हो गया। तो यहां पे केमिकल इक्वेशन क्या होता है पढ़ना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है पढ़ना है, उनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इक्वेशन को एक्चुअली बैलेंस कैसे किया जाता है, उससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे आपके। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बस इतना ही पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स और है इस चैप्टर में लाइक रेंसिडिटी, है ना, कोरोजन, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं सेशन पे, स्टार्ट करते हैं। यार एक लाइक बनता है, सेशन स्टार्ट करने से पहले ठोको लाइक, यलगार करोगे तभी अपन आगे स्टार्ट करेंगे, यलगार करोगे यार तो ही अपन यलगार करेंगे। ठीक है, तो कर दे यलगार, चलिए शुरू होते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो आपको बुक दिख रहा है ये बुक हमारी वेबसाइट पे पेड नोट है। अगर आपको ये नोट्स फ्री में एनरोल करना है तो यार पास होना पड़ेगा क्विज, है ना, हो सकता है ये नोट्स आपको मिल जाए। क्या खास है सर, ये नोट्स स्पेशली मेरे द्वारा बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। खास क्या है, खास क्यूआर सिस्टम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। क्या क्यूआर सिस्टम है यार, हर टॉपिक के आगे आपको एक क्यूआर कोड और एक बटन मिलेगा, है ना। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो, है ना, पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, एक ही मोबाइल से पढ़ रहे हो, क्यूआर कोड कैसे स्कैन करें, तो बगल में प्ले का बटन दिख रहा है, इस प्ले के बटन पे जैसे क्लिक करोगे ना इस टॉपिक का वीडियो चालू हो जाएगा। हर टॉपिक के आगे आपको ये चीज दिख जाएगा, देखो हर टॉपिक के आगे। ठीक है, आपको जस्ट स्कैन करो या प्ले बटन पे क्लिक करो, इस टॉपिक का वीडियो स्टार्ट हो जाएगी हमारी, है ना। तो बहुत स्पेशली क्यूआर सिस्टम डिजाइन की है। आई होप आपको ये नोट पसंद आएगा। फ्री में भी ये नोट्स मिल सकता है, एनरोल करो, चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देन विजिट करो। 1 घंटे बाद इस चैप्टर का एमसीक्यूज भी आ जाएंगे, देन आफ्टर आप विजिट करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। जरूरी है क्या, अपन वन शॉट में भी देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन। देखो यार अपने आसपास आप नजर घुमा के देखो, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलते होंगे। फिजिकल चेंजेस जैसे चाय पानी गर्म कर रहे हो, इज अ फिजिकल प्रोसेस। आप देख रहे होगे अपने छत वत पे गए होगे, बारिश का टाइम है, कोई मेटल पड़ा होगा तो उसमें जंग लगा हुआ दिख रहा होगा, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। आपके घर का कचरा कहीं फेंका होगा, वो महक रहा होगा सड़ के, दैट इज द केमिकल प्रोसेस। तो जनरली अपन यही चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। यहां से बच्चा लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। कैसे, आपको दे देगा कि रेस्पिरेशन क्या है, फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है, नन ऑफ अबव, ऐसा करके आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ देगा रेस्पिरेशन क्या है, फिजिकल केमिकल चेंजेस है, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस, ये सब पूछ देगा। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होता है पहले इससे देखो। अच्छा अपन इतना थ्योरी पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ऊपर से सुन लो, है ना। देखो फिजिकल चेंजेस क्या होता है कि जब ऐसा चेंज जिससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट वही होगा, उसकी शेप और साइज चेंज हो सकता है। जैसे अगर आप किसी फ्रूट को कट करोगे तो ऐसा तो नहीं आपने गाजर को कट किया और वो स्वाद देने लगा मूली जैसे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने पपाया को काटा और एप्पल जैसा स्वाद आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। होगा वही, शेप एंड साइज चेंज हो जा रहा होगा, लाइक दैट। वाटर हीट होना, कैंडल का मेल्ट होना आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वही बनता है, प्रॉपर्टीज एंड ऑल आर सेम। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ कैंडल, बॉइलिंग ऑफ वाटर, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। वहीं हम केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक के सब्सटेंस आपस में मिलकर केमिकल रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि
अलग बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, जिसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चाहे फिजिकल हो, वो डिफरेंट होती है। एग्जांपल देख लो यहां पे, लाइक पेपर का बर्न होना। क्यों बर्न हो रहा है पेपर यार? पेपर का बर्न होना बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो पेपर तभी बर्न हो रहा है जब ऑक्सीजन आ रहा है। ये पेपर क्या है? कार्बन, और ये है ऑक्सीजन, रिएक्ट करके धुआं निकल रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन हो गया, और अदर एग्जांपल। इसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपका ग्लूकोज और CO2 नया बन रहा है, लाइक दैट। ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब देखो यार, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, कहीं भी आप केमिकल रिएक्शन देखोगे तो कुछ चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं यार? आप देख सकते हो कि स्टेट चेंज होता हुआ आपको दिख सकता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसा दिख सकता है। आप एक आइस का टुकड़ा ले लो, जमीन पे रख दो, कुछ देर बाद वो मेल्ट होकर पानी बन जाएगा, तो सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, केमिकल चेंजेस ही तो है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टेट चेंज हो रहा है। कलर का चेंज हो जाना, ऐसा कभी अपने यूट्यूब खोलो, कभी केमिकल रिएक्शंस देखो, ऐसे दो व्हाइट सॉल्यूशन को मिला तो येलो बन गया। आर द एग्जांपल ऑफ ऐसा भी होता है केमिकल रिएक्शन। गैस का इवोल्व होना, कभी दो केमिकल को मिला तो गैस निकलने लगता है, ये भी एक फिनोमिनन देखने को मिलता है। टेम्परेचर, अब गैस निकल रहा है, नहीं टेम्परेचर बढ़ा हो, है ना, जाहिर सी बात है। जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा गैस निकलता है। नाइट्रोजन निकाल लो, किसी ग्लास में रखो तो गैस निकल रहा हो, तो वो ठंडा गैस होता है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। इतना क्लियर हो गया ना? चलिए, यहां से अभी तक अगर बोला जाए तो MCQ क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से बन रहा है, दैट इज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर? ये टॉपिक से कुछ भी नहीं बनने वाला MCQ में, फिर भी अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझो। किसी भी इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूले। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना, दैट इज द केमिकल इक्वेशंस। हम केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन की नहीं। ठीक है, तो देखो यहां से, यहां देखो, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, टू फॉर्म वाटर। तो ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? एक मतलब हम हाइड्रोजन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल से H, ऑक्सीजन को O से, और वाटर को H2O से। तो ये केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में एक होता है रिएक्टेंट साइड, एक होता है प्रोडक्ट। ये क्या होता है? तो जो पार्टिसिपेट करता है यार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, दोनों मिलेंगे तब तो वाटर बनेगा। तो दैट पार्टिसिपेंट एलिमेंट आर नोन एज रिएक्टेंट, और इससे जो नया प्रोडक्ट बना है, दैट इज वाटर, इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यार बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अपन थ्योरी पे नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर बता रहा हूं, समझ लो ध्यान से। क्या होता है कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। किसी भी रिएक्शन को देखो ध्यान से, उसका LHS होगा, एक RHS होगा। जैसे ये देखो, अगर ये एरो, तो ये क्या है? LHS, और ये है राइट हैंड साइड। तो दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ। अगर है तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। जैसे यहां पे देखो, जिंक कितना है? एक ही जिंक है, एक ही है। इधर भी एक जिंक है, इधर देखो दो हाइड्रोजन है, इधर भी देखो दो हाइड्रोजन है। इधर सल्फर SO4, इधर भी SO4। यानी ये जो रिएक्शन केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड है। वहीं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखोगे, हियर इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड हियर इज प्रोडक्ट साइड। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। जैसे इधर देखो आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है। इधर पहले ही देख लो ना, एक ही बार में समझ में आएगा। इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, तो ये तो अनबैलेंस ही है ना, अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, आगे चलें। चलो अगला है सैम्बल्स एंड इंफॉर्मेटिव फॉर केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, केमिकल मतलब इक्वेशन लिखते हैं, तब कुछ सैम्बल्स का हम लोग यूज करते हैं। लाइक जो एलिमेंट का सैम्बल हम लिख रहे हैं, वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या एक्वस है, या टेम्परेचर है तो डेल्टा से दिखाते हैं। बता रहा हूं, जैसे हीट, अगर कोई रिएक्शन हीट की वजह से हो रहा है तो उस पे एरो के ऊपर डेल्टा साइन दिखाते हैं। अगर कोई रिएक्शन सनलाइट की वजह से हो रहा है तो सनलाइट दिखाएंगे। लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भी रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट गिव्स HCl,
है ना, तो सनलाइट ऊपर लिखना होगा। अगर कोई रिएक्शन प्रेशर की वजह से हो रहा है तो उसके ऊपर बार से दिखाते हैं, लाइक 2 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर है? आ सकता है क्वेश्चन यहां से, ठीक है। गैस, जब भी कोई गैस लिबरेट करता है तो उसके आगे इस तरीके से ऊपर जाते हुए एरो दिखाते हैं, जैसे HCl रिएक्ट विथ Na टू गिव क्या होगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस निकल रहा है तो इस पे एरो साइन होगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। कैटलिस्ट क्या होता है सर? ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर किसी रिएक्शन में डालें तो उस रिएक्शन को बहुत फास्ट कर दे। अगर कोई रिएक्शन 10 दिन में होना होगा, मान लो आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर 10 दिन तक उसको छोड़ोगे तब जाके रिएक्शन होगा। अगर उसमें कैटलिस्ट, कोई ऐसा कैटलिस्ट, ऐसे कोई भी नहीं, बहुत रेयर होता है, कोई कैटलिस्ट डाल दो तो 4 दिन में जो रिएक्शन होने वाला है वो कुछ घंटों में हो जाए। दैट इज कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट ना अपने आप को एडिशन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट ऐड कर दो तो जो नया प्रोडक्ट बने वो अलग ही मास का बन जाए, ऐसा नहीं है। उसका यूज करते हैं सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, बाकी उसका और कोई रोल नहीं होता, ना ही वो कंज्यूम होता है। क्लियर है? प्रेसिपिटेट फॉर्म क्या होता है यार? कभी कभी कुछ रिएक्शंस देखे होगे जिसमें क्या होता है कि आपके बीकर में ना नीचे में प्रेसिपिटेट पाउडर टाइप का बैठ जाता है, दैट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और इसमें हम डाउन एरो से शो करते हैं। जो भी नीचे बैठा है, कॉपर बैठा है तो कॉपर के आगे डाउन एरो लिख देंगे। फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप ये देख सकते हो यहाँ पे HgO मरकरी ऑक्साइड के आगे सॉलिड लिखा हुआ है, यानी ये सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में और ऑक्सीजन गैस स्टेट में, ये दोनों मिलते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस इस तरीके से रिप्रेजेंट। एक्वस, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में जम के पानी, बेस है उसमें जम के पानी डाल दो तो वो एक्वस सोल्यूशन, यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में आप जम के पानी डाल दो तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बताओ भाई, पढ़ाते पढ़ाते मेरा वीडियो ही अटक जा रहा है ना? कोई बात नहीं यार, समझ में चीजें आ रही है ना, मेरा शक्ल देख के क्या अचार डालोगे, है ना। फोकस ऑन स्टडी ओनली। चलो यार, नेक्स्ट है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यार ये देखो साफ साफ सिलेबस में लिखा है कि बैलेंस कैसे करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को। हमने इस पे डिटेल वाला, अगर आप ये नोट्स खरीदोगे ना, इस QR कोड को स्कैन करोगे या इस प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो इस टॉपिक का मस्त एक वीडियो ओपन होगा। बहुत डिटेल में मैंने इस टॉपिक को समझाया है, किस तरीके से किसी भी इक्वेशन को क्या बैलेंस्ड करते हैं। एक बार देख लोगे ना, वो प्लेलिस्ट चेक करो, इस चैप्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाओ, ये टॉपिक दिख जाएगा। या फिर हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के एडोग्रोन लिख के सर्च करो, मिल जाएगा। अच्छे से समझ लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो आप, अभी मैं समझा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, कैसे बैलेंस करते हैं, स्टेप तो नहीं बता रहा हूं। देखो जैसे ये है, आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, आयरन कोई बोलते हैं, और वाटर, हाइड्रोजन। तो मैं यहां पे लिखता हूं इधर आयरन, इधर लिखता हूं H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो देखो यार, सबसे पहले क्या बैलेंस कर, जो अगर मेटल और नॉन मेटल जो है, सबसे पहले उसको बैलेंस करो। तो यहां पे देखो मेटल क्या है, आयरन। यहां पे आयरन कितना है 1, यहां पे कितना आयरन है 3, अनबैलेंस है तो बैलेंस कर दो। क्या बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे 3 लिखना होगा, तो मैं 3 लेता हूं, 3 आयरन हो गया प्लस H2O, जैसा है वैसे ही, बाकी जो जैसा है उसको वैसे लिख दो, ठीक है। तो आयरन तो हो गया बैलेंस्ड। मेटल और नॉन मेटल, मेटल के बाद नॉन मेटल देखो, तो यहां नॉन मेटल में ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो यहां पे देखो इस तरफ एक ऑक्सीजन है और इस तरफ क्या है, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन 4 है, यहां ऑक्सीजन 1 ही है, तो मुझे इस ऑक्सीजन को भी 4 बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 4 लिख देता हूं, तो 3Fe प्लस यहां पे 4 लिख देता हूं, 4H2O गिव्स, बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही लिख देता हूं, ओके। तो इधर देखो 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन। अब क्या बचा, अब सबसे पहले देखो मेटल या नॉन मेटल को बैलेंस करो। जब मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो जाए देन ऑक्सीजन को बैलेंस करो, देन लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस किया करो। तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, तो यहां पे देखो इस तरफ 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 2 8 हाइड्रोजन, इधर 2 ही हाइड्रोजन है। तो क्या करूं मैं, यहां पे 4 लिख दूं, तो हमारा एक नया इक्वेशन बन जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब देख लो 8 हाइड्रोजन, इधर 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 आयरन 3 आयरन, हो गया बैलेंस इक्वेशन, ठीक है।
यार सर क्वेश्चन कैसे बनेगा इस टॉपिक से, ऐसा तो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में सर क्वेश्चन कैसे बनेगा इस टॉपिक से, तो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको दे देगा कि फाइंड द बैलेंस्ड इक्वेशन और 4 इक्वेशन लिख के दे देगा और उसमें से 3 इक्वेशन गलत अनबैलेंस होंगे, एक बैलेंस्ड होगा, तो आपको पहचाना होगा देख कि कौन सा इक्वेशन बैलेंस है। या तो एक इस तरीके से बन सकता है। दूसरा क्या तरीका है सर, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका यह है कि आपको इस तरीके से ना एफ के आगे इस तरीके से डब्बा बना के दे देगा, यहां पे डब्बा बना के दे देगा और बोल देगा कि यार यहां पे ऑप्शन दे देगा 2,3 क्या भरेगा, सेकंड ऑप्शन दे देगा यहां पे 3 और यहां पे 3,4, थर्ड ऑप्शन दे देगा 4,6, फोर्थ ऑप्शन दे देगा 10,11। तो यहां पे देखो हमने रफ पेपर में सॉल्व किया, यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, तो यहां पे 3 भरा जाएगा, यहां पे 4 भरा जाएगा, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो इस तरीके से भी इस टॉपिक से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, प्रिपेयर कर लेना यार अपने आप को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर ये हो गया हो तो ये तो स्टेप था। व्हाट आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप को जरा हम देखने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू ही जम के बनने वाला है, तो यार भैया इसको अच्छे से पढ़ लियो और प्रैक्टिस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, भैया लिंक को विजिट करना है, लिंक पे क्लिक करना है ना। लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक इस चैप्टर का एक फ्री कोर्स आप एनरोल कर पाओगे। कोर्स को एनरोल करना है, पहले लेक्चर में आपको इस चैप्टर का इंट्रो मिल जाएगा, सेकंड चैप्टर में आपको इसका 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा, थर्ड चैप्टर में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियोस मिल जाएंगे, फोर्थ में आपको नोट्स मिल जाएगा, मस्त नोट्स की रिवाइज करो, नोट्स में जो पढ़ना है पढ़ो, और आखिर में क्विज मिल जाएगा आपको। इस क्विज में 10 क्वेश्चन आएंगे, इस 10 क्वेश्चन को पास करो, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अचीवमेंट सर्टिफिकेट। जस्ट शेयर दिस सर्टिफिकेट इन योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम विथ क्या, विथ हैशटैग एडुग्रोन या फिर हैशटैग एडुग्रोन और आपका बैच का नाम दैट इज यलगार। बस इतना काम करना है और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो पेज है edugrown.in शेयर करो हमारे साथ, या फिर आप हमें मेल कर दो support@edugrown.in पे, बस मिल जाएंगे आपको जो भी मिलना होगा आपके अकॉर्डिंग, कूपन कोड आपके, कुछ कोर्स ही मिल जाए टर्म 1 के अकॉर्डिंग, कुछ नोट्स मिल जाए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, एंजॉय करो यार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से शुरुआत करेंगे भैया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एक एलिमेंट लाइक ए और बी दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए बी, तो ये क्या बन गया, हो गया कॉम्बाइन हो गए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जैसे एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉम्बाइन हो गया दोनों। ये तो हम तो यहाँ पे ए और बी एलिमेंट दिखा रहे थे, यहाँ पे तो ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड मिलके एक नया ही कंपाउंड बना दिए। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। अब देखो यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये जो थ्योरी वाला पार्ट यहां पे लिखा है, यहां से एमसीक्यू बनता है। 1-1.5 घंटे बाद देखो मेरी वीडियो आएगी इस चैप्टर का एमसीक्यू और असेसन रीजनिंग केस स्टडी के वाले क्वेश्चन वीडियो सेशन लाऊंगा, डिस्कस करूंगा अपन एमसीक्यू पे, तो देखना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से, तो बन जाना चाहिए यार, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए भैया, आपका भी फर्ज है कि यार आप हमारी मेहनत को सफल करो, अच्छे नंबर लाके, है ना भैया, लाओगे ना। चलो देखा जाएगा एग्जाम में। अभी देखो यहां से तो क्या क्वेश्चन बनता है कि देखो यार एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है यहां पे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है यानी चूना पत्थर रिएक्ट वेगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सॉफ्ट लाइम प्रोड्यूस करता है जब पानी में डालते हैं। अब चूना जो घर में पुताई करते हैं ना, अब तो डिस्टेंपर वगैरह है, पुराने जमाने में चूने पत्थर का यूज करते थे, पानी में रात को रखते थे, जब वो सुबह तक पिघल जाता था अच्छे से, फिर उसको दीवार में पोत लेते थे अच्छे से, मस्त पूरा घर व्हाइट व्हाइट चमकने लगता था, है ना। तो चूना पत्थर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालते हो, वाटर में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसे अपन सॉफ्ट लाइम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट लाइम है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब देखो क्या आपने दीवार पे जैसे चूना को पानी को पोतोगे ना, तो आपका तुरंत घर चमकता नहीं है, लेकिन 2-4 दिन बाद आपका घर बहुत चमक रहा होगा। क्यों, तुरंत क्यों नहीं चमकता? जब आप पोताई कर रहे होते हो, एक्चुअली आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पोताई कर रहे होते हो। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं,
जब आप पुताई करके छोड़ देते हो तो आपके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट कर जाता है और बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। दैट कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक थिक लेयर है आपकी दीवार पे, एक चूना की कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी लेयर आ जाती है जो बरसात होने पे झड़ती है तो बोलते हो चूना 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 चूना, है ना, आया नहीं पर जाते हो, वो जो पपड़ी है बड़ी ब्राइट चमकती है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो यार यहां से इन दोनों इक्वेशन से क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, तो भैया ध्यान से पढ़ लेना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी साथ में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यार जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को में पानी डाल रहे हैं तो बहुत तेजी से गैस निकल रहा है ना, साथ ही में क्या हो रहा है, हमारे जिस बकेट में आ रहा है वो बकेट एकदम हीट हो जा रहा होगा, यानी हीट बाहर निकल रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकल रहा हो, उस ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी डालते हो तो काफी हीट निकलता है, क्या निकला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलता है बाहर, प्रोडक्ट बन गया एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, भूलोगे नहीं ना। और ये भी है आपका जो ग्लूकोज है, आप जब खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनता है C6H12O6, आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, तो जब ये ग्लूकोज से आपका ऑक्सीजन मिलता है ब्लड में तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो आप निकाल देते हो, वाटर जो आपके स्वेटिंग और यूरिन के फॉर्म में आता है और आपको एनर्जी मिलता है। एनर्जी इट इज अ टाइप ऑफ हीट जिससे आप काम कर पा रहे हो, जिससे मैं पढ़ा पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, आप पढ़ पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो बिकॉज आपके अंदर एनर्जी है। नहीं बिना खाए पिए पढ़ के दिखाओ, दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो एनर्जी नहीं हो तो कहां से पढ़ोगे ना। तो हीट, ये दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि कोई रिएक्शन तभी होगा जब उसमें आप हीट दोगे, एंडो हीट देना, एंडो है ना। तो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट एंड कूल द सराउंडिंग। तो देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड में जब सनलाइट देते हो, यानी सन से भी तो हीट है ना, सनलाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ हीट, हीट दे रहे हो तो बन रहा है सिल्वर एंड क्लोरीन। दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट दोगे तभी होगा रिएक्शन, ठीक है। एक्सो एंडो क्लियर हो गया, आगे चलें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चा लोग सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज यानी डिकम्पोज हो जाना, लाइक मान लो कोई प्रोडक्ट है AB, वो डिकम्पोज होकर अलग अलग हो गया, A और B बन गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो रहा था A और B जुड़ के बन रहे थे AB, यहां पे क्या हो रहा है भैया, जो AB है वही टूट के हो जा रहा है A + B, उसी का उल्टा। Decomposition reaction, reaction in which one compound decompose into two or more compound are known or element are known as decomposition reaction, ठीक है। Decomposition reaction just the opposite of combination reaction, okay। So जैसे ये देखो सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट मिला, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो ये क्या बन गया, सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग, दैट इज द इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्या है साथ ही साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप कह सकते हो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें एक्सोथर्मिक होता है और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें एंडोथर्मिक देखने को मिलता है, ठीक है। रिलेट बना दिया, चलो आगे। कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना वो भी तीन टाइप का है, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन। आपको ऐसा फिगर दे देगा और बोल देगा यार ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऐसा फिगर दे देगा, पूछ देगा कि यार कौन सा रिएक्शन हो रहा है बताओ, एमसीक्यू में सीधे क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन समझते हैं, क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल। हीट की वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, लाइक देखो ये देखो लीड नाइट्रेट में हीट दे रहे हो तभी ये लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है। और ऐसे रिएक्शंस को अपन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल यानी हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाना, ठीक है। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोज होना। तो ये देखो ये जो फिगर दिख रहा है इसमें पानी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें आ जा रहा है और ऑक्सीजन इधर आ जा रहा है H2O में से, है ना। H2O ब्रेक हो जा रहा है आपका H2 और O2 में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास इन दैट सॉल्यूशन, दैट इज
लाइटिक डिकम्पोजिशन। और यहां देखो सनलाइट की वजह से हो रहा है। सनलाइट इज क्या, इज सन इज लाइट इज ए व्हाट, लाइट इज अ फोटोन, है ना। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह दो या फोटोलाइसिस रिएक्शन ना। सनलाइट की वजह से अगर कोई रिएक्शन होता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा अगर आपको सनलाइट की वजह से, तो उसे अपन फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलो यार आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज ही एकदम वैक्सीन लगवा के आ रहा हूं, समझ लो। क्या हो रहा है, रात हो रही है, दोपहर में लगवाया था वैक्सीन, है ना। 12 बजे तक, 12 घंटे बाद जम्मू कश्मीर की याद आएगी मेरे को, बुखार आएगा, ठंडा लगेगी, मस्त जबरदस्त मजा आएगा। रात भर अपन क्या करेंगे, बुखार आने से पहले ही खाना खाएंगे, जल्दी आज सो जाएंगे, खाना खाएंगे, बुखार आने से पहले ही दवाई खा लेते हैं, दिक्कत ना होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता मेरे को, मेरी अच्छी स्ट्रेंथ है, मुझे बुखार ही ना आया, मैं फालतू में दवाई खा लूं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने एक्चुअली क्या है, एक दो लोग को देखा है, हमारे पड़ोसी में ही देखा है हमने, रिलेशंस में ही। उन्होंने देखा कि अपनी वाइफ का यार तबीयत खराब हुआ, उनको भी नहीं, उनको होने ही वाला है, उससे पहले ही दवाई खा के फिट हो गए भाई, अब कुछ ना होगा उनको। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी खा पी के आराम से सोऊंगा। अगर बुखार वगैरह आएगा, ठंडी लगेगी, जम्मू कश्मीर की याद आएगी गर्मी में मुझे, है ना, तब खाएंगे अपन। तब थोड़ा बहुत हाथ में पेन है, बाकी तो आप लोग बच्चे हो यार, आप लोग को तो अभी लगा नहीं। भगवान करे यार आप लोग के लिए कुछ अलग ही आ जाए यार। ये इंजेक्शन वाला ना बड़ा बहुत लोचा है, अभी समझ लो हाथ पेन कर रहा है, क्या कर सकते हैं, है ना। हमारा काम में देखो कितना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, और आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा तो हमसे ज्यादा किसको खुशी मिलेगी, है ना। चलो यार आगे चलते हैं। अब बोला कुछ बच्चा सर पापा मम्मी को मिलेगी खुशी, अरे भैया पापा मम्मी अलग जाए, गुरु अलग होते, है ना, लाइक दैट। चलो यार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है, कुछ चीजें डिस्प्लेस हो रही है। लाइक अगर ए बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बी को भगा दिया, ए सी आ गया और बी आ गया। देख रहे हो, गर्लफ्रेंड को झटका दिया वहां से, भैया बी और सी बेचारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ए पता नहीं कहां से आया, बी को झटका के सी को लेके उड़ गया, डिस्प्लेस करा दिया प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया यहाँ। बेचारी नहीं, सॉरी, बेचारा बी उसकी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया, कोई बात नहीं, तुम भी लेके, बी भी फिर अगला डी के साथ, डी ई के साथ रिएक्ट करेगा, डी को भगा के ई को लेके चला जाएगा। दुनिया चलती रहती है यार, आज आई गई, आज आया आई, मतलब आज आया आई, कल गई आई, है ना। फीमेल मेल सब ले लो, लाइक दैट। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए सब चीजों में, एंजॉय योर लाइफ। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों, जो ए है, ए और बी सी जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बन जा रहा है ए सी और बी अकेला हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चा लोग, क्योंकि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। आप मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, उसमें देखोगे, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, देन क्या, अगर ज्यादा पावरफुल है, इस बी को लात मार के भगा देगा और सी को उड़ जाएगा लेके, बन गया एसी और बी बेचारा अकेला हो गया। सो अगर कहीं पे डिस्प्ले आपको मान लो, आपको आपसे दे सकता है एमसीक्यू में, कैसे बन जाएगा, एमसीक्यू में दे देगा लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड और इधर दे देगा गोल्ड, है ना, बताओ क्या होगा। तो हियर देखोगे तो गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो इधर नो रिएक्शन, नो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। एमसीक्यू में दे देगा नो रिएक्शन या कुछ रिएक्शन लिख के दे देगा ऐसे, है ना। तो कुछ टिक मार के मत आ जाना भैया। देखो जो गोल्ड है, जो एयू है, इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन दिस। तो वो तो झटका, पावरफुल है ही नहीं, तो कैसे उसको झटकाएगा, झटका ही नहीं सकता, तो नो रिएक्शन। तो ये याद रखना। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन लिया। अब इस कॉपर सल्फेट में मैंने क्या डाला, आयरन का नेल डाला। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये जो कॉपर सल्फेट किस कलर का है भाई, देखो ब्लूइश कलर का है, क्योंकि इसके अंदर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट, ब्लूइश कलर का। अब जब आयरन रिएक्ट करेगा, आयरन जब रिएक्ट करेगा इस कॉपर सल्फेट से, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर को झटका देगा, तो बन जाएगा आयरन सल्फेट और इधर कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। और ये जो आयरन सल्फेट का कलर होगा वो क्या होगा, ब्राउनिश कलर आपको दिख जाएगा इस तरीके से, ऊपर में एक ब्राउन कलर आ जाएगा, है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे तुमको मिलेगा, ये देखो, ये ही रिएक्टिविटी सीरीज देख लो भैया। पोटेशियम इस सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और इधर देखो सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर, गोल्ड इज द लेस रिएक्टिव। ठीक है, याद रहेगा।
ऐसे देखो यहां पे जिंक रिएक्ट विथ HCl, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम क्लोरीन एंड मेक जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन बेचारा अकेले होंगे। जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, इधर देखो जिंक कहां है भाई, जिंक ये रहा, कॉपर है यहां, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस, बन गया ये। ठीक है, ये था हमारा। आगे चलते हैं यार, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 बार हो रहा है। देखो AB और CD आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लिए एक दूसरे के कंपाउंड को, ज्यादा ध्यान मत लगाओ, एक दूसरे के एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर लेना, शेयर कर लेना। गलत वर्ड बोल रहा हूं क्या, मतलब नहीं जाना चाहिए। चलो अपन, मेरे माइंड में ना थॉट ही कुछ, मतलब क्या करें अपन, ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। सो यहां पे क्या दिख रहा है कि भैया जो AB है और जो CD है जब रिएक्ट कर रहा है, तो A क्या कर रहा है, A के साथ C आ जा रहा है और B के साथ D आ जा रहा है, तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है बैरियर। अब यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे मेटल नॉन मेटल कुछ, यहां पे किसी के साथ हो सकता है ये चीज, यहां पे कोई रिएक्टिविटी सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पे हो जाता है। तो बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट, बैरियम और इधर क्या बन जाएगा, सल्फेट, और सोडियम ले जाएगा क्लोरीन को, बन गया बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और आपको बैरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट मिलेगी, ये देखो यहां पे आपको बैरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट यहां पे जमी हुई दिख रही होगी, है ना। वैसे ही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म NaCl और H2O, ले भाग गया लेके एक दूसरे को, है ना। चलो ठीक है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या आता है, एक आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी अगर कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यानी देखो जैसे ये फिगर दिख रहा हो ना, यहां पे देखो रिएक्ट हुआ, रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये देखो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, नीचे में जम गया पाउडर। लाइक सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बन जाता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो जो सिल्वर क्लोराइड है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे इस तरीके से बैठा हुआ मिलेगा, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। और वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो जाना, यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यहां देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करे, एसिड और बेस रिएक्ट कर गया, बन गया न्यूट्रल, NaCl न्यूट्रलाइज कर दिया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaCl को ले लिया और हाइड्रोजन OH को ले लिया, बन गया वाटर। दैट इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मस्त, देखो एसिड डाल दो, बेस डाल दो, दोनों बन जाएंगे सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस सॉल्ट इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। अच्छा, एसिड और बेस जब मिलते हैं ना तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। बट सॉल्ट किस तरीके, सॉल्ट भी 3 तरीके का होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बेस का सॉल्ट बनेगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, है ना। ये सब आगे पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, अभी क्या इतना ध्यान रखोगे। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं जरा, और इसी रिडॉक्स रिएक्शन के साथ ये चैप्टर भी होता है यहां पे खत्म, आगे की चीजें आपको पढ़नी नहीं है ना। तो देखो रिडॉक्स यानी यहां पे एक तो रेड ऑक्स RED, रेड मतलब रिडक्शन हो रहा है कहीं पे, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, जरा देखो। नाउ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी मतलब रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होना, हाइड्रोजन ऐड होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। और वहीं पे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिड्यूस होता है। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो आप बड़े आसानी से पता, जैसे यहां पे देखो, यहां पे कॉपर ऑक्साइड में से ये इधर देखो, इधर कॉपर ऑक्साइड है, इधर कॉपर है, तो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का रिड्यूस होना यानी यहां पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, यानी ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। यहां देखो हाइड्रोजन सा, इसमें इधर आ गया H2O, क्या होते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड होना यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां एमसीक्यू में पूछा जाता है, बच्चा ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कैसे क्वेश्चन आएगा सर, ये दे देगा और बोल देगा कि बताओ यहां पे कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे आ जाएगा, किसके, और कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है, किस में हो रहा है, ऐसे आ जाएगा।
या फिर कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। देखो जहां पे रिडक्शन हो रहा है ना, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका समझने का, जैसे यहां पे देखो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड इज व्हाट, इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे देखो हाइड्रोजन में, यहां पे हाइड्रोजन में H2O बन जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। हियर द हाइड्रोजन इज, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, आई होप क्लियर हो गया होगा ना। कोरोजन तो यार इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। कोरोजन का कुछ नहीं पढ़ना है, रेंसिडिटी नहीं पढ़ना है सिलेबस में, ये सब चीजें ठीक है। थोड़ा बहुत यार, लेकिन यार अपन कह नहीं सकते हैं, कहीं से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे यार, एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ कर भी नहीं पाओ, तो ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया जाए, वैसे नहीं है ये टॉपिक, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो कोरोजन यानी क्या, देखो आयरन बाकी जितने मेटल के साथ अगर कोरोजन, मेटल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक लाइक वाटर, ऑक्सीजन, तो उस पर जंग लग जाता है, जंग लग जाना इस तरीके से, इसी को तो कोरोजन कहते हैं। बट बाकी जितने मेटल पे जंग लगता है उसे अपन कोरोजन कहते हैं, बट आयरन पे जंग लगता है तो उसे अपन रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखना, आयरन पे रस्टिंग होता है, बाकी सारे मेटल्स पे कोरोजन होता है। ठीक है, याद रखना। इसको ठीक किया कैसे जा सकता है, पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के इसको क्लीन किया जा सकता है। अब देखो जनरल जो हमारा कॉपर है वो सिल्वर कलर का होता है, कॉपर हमारा सिल्वर कलर का होता है। ये कॉपर जब हमारा एटमॉस्फेयर इस पे जब कोरोजन होता है ना, कोरोजन ऑफ कॉपर, तो क्या होता है वो देखो ग्रीनिश कलर का एक ऑक्सीडाइजर, कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, कॉपर ऑक्साइड बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से मिला आपका कॉपर और बन गया कॉपर कार्बोनेट, दैट इज ग्रीनिश कलर का। यही है जंग आपका। सिल्वर मेटल जो होता है ना, उसके ऊपर काले काले धब्बे आए, सिल्वर के ऊपर कुछ दिन में जब कोरोज होके काले काले धब्बे आ जाते हैं। तो सिल्वर जो होता है पहले कैसा सिल्वरी कलर का होता है, चमकता धमकता, बाद में ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, बिकॉज सल्फाइड का उसके ऊपर लेयर आ गया है। ठीक है, वहीं पे अगर हम रेंसिडिटी की बात करें तो रेंसिडिटी क्या होता है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इट इज काउज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड। जो फैट और ऑयली जो फूड्स होते हैं ना, उनको जब आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे ना, तो जो फैट है उसके अंदर का वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ना खराब हो जाता है, उस सॉल्यूशन को, आपको जो उस फूड को एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से वो महकने लगता है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, दैट इज रेंसिडिटी, है ना। आप अपने एप्पल को देखो, एप्पल को कट करके थोड़ी देर रखो तो एप्पल क्या है, एप्पल ऑयल भी आता है, तो एप्पल के अंदर फैट है, ऑयल है, तो ऑयल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और तुरंत इस तरीके का ब्राउनिश टाइप का हो जाता है। अब इस तरफ का एप्पल खाओ अलग टेस्ट लगेगा, इस तरफ का एप्पल खाओ थोड़ा एसिडिक लगेगा, है ना। ब्रेड को छोड़ दो, फैट वगैरह। ठीक कैसे कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, वैक्यूम पैकिंग कर सकते हो, रिप्लेसिंग जो कुरकुरे चिप्स का पैकेट रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं, क्यों भाई, नॉर्मल एयर भर दो, नॉर्मल एयर हवा जो बोला जाता है प्रचार में, हवा नहीं रहता है, नाइट्रोजन रहता है। हवा डाल देंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन, आपका चिप्स रिएक्ट करेगा और चिप्स हो जाएगा अजीब सा, उस पर फंगस लग जाएगा, टेस्टी बेकार हो जाएगा ना। तो नाइट्रोजन गैस रखते हैं, नाइट्रोजन एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ऑक्सीजन से कट ऑफ करता है, जिसकी वजह से आपका फूड जो है काफी लंबे समय तक अच्छा रहता है, टेस्ट रहता है उसके अंदर, दैट इज रेंसिडिटी। ये चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। आई होप यार ये वन शॉट वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी इस चैप्टर को समझने में। 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद ये वीडियो इस चैप्टर के एमसीक्यू को लेकर आऊंगा, अपन उस पर डिस्कशन करेंगे, तो ज्वाइन जरूर करना है क्लास। करेक्ट 8 बजे ये वीडियो आपकी लॉन्च होगी, तो ज्वाइन करना है वीडियो को, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना है, देन आपको हमारा जो वेबसाइट पे कोर्स है उसको विजिट करना है, उसके एमसीक्यू को देन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यलगार हो।